नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत जी उपस्थित हैं और आज हम उनसे बात करेंगे उनके पार्टी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में और जो आज की जो राजनीति चल रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपका सिर थोड़ा सा ऊंचा है, थोड़ा सा नीचा करना पड़ेगा, कट रहा है थोड़ा। अभी ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है और सभी दर्शकों को हमारी ओर से बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। सर आपका जो एक चेहरा है वो समाज सेवी के रूप में काफी दिनों से चर्चित है और आपने समाज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। आपकी जो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में भी आप बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं। आपने इंजीनियरिंग की हुई है और एक लंबा करियर आपका जो है और उसके बाद फिर आप समाज सेवा भी करते हैं साथ साथ, और आप एक पार्टी। तो जनता ये जानना चाहती है कि राजनीति विकल्प आपने क्यों चुना? आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है दोस्त। जीवन में एक व्यक्ति के जिम्मेदारियां होती है। उन जिम्मेदारियों में परिवार, समाज और देश भी आता है और अपने जीवन काल में जो भी मैंने टाइम दिया है उसको पूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है और पूरी तरह से उसको सफलता के साथ आगे बढ़ने का काम मुझे परमात्मा ने बल दिया है और मैं उसके हिसाब से काम करता रहा हूँ। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि देश में बहुत सारी राजनीतिक दल जनता के बीच में आते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, वादे करने के बाद वो उनको पूरा नहीं करते, लेकिन उस वजह से जनता तो परेशान है ही, साथ में जो राजनीति है वो पूरी तरह से एक बिजनेस के रूप में परिवर्तित हो गई है। सभी पार्टियां बहुत पैसा चुनाव में खर्च करती हैं, लेकिन वो पैसा कहाँ से आता है इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। फिर मैंने ये महसूस किया कि जिस तरह से सदन के अंदर अपराधी प्रवृत्ति के लोग पहुंच रहे हैं, आज 43% लोग मुख्य सदन जो हमारा संसद है उसमें बैठे हुए हैं, तो ये एक पढ़े लिखे लोगों के लिए बड़े सोचने की बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत दिनों से चिंतित था कि ऐसा क्यों हो रहा है इस जनतंत्र के अंदर कि जो अपराधी हैं वो कैसे राजनीतिक लोगों के साथ साठगांठ करके आगे पहुंच रहे हैं। तो मैंने इस बात को महसूस किया कि हर एक पार्टियां जो इतना पैसा इकट्ठा करती है वो उनके कई माध्यम हैं और उन सब माध्यमों में एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी सहयोगी होते हैं और उधर पूंजीपति भी होते हैं। तो आज राजनीतिक लोगों ने पूंजीपति और बाहुबलियों के साथ हाथ जोड़ लिया है और वो संसद पे आज कब्जा कर चुके हैं, जबकि जनतंत्र जो है सामाजिक मानसिकता के लोगों को आगे आकर के उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और ये मानसिकता जो समाज सेवियों में है कि वो दूसरे गरीब आदमी की परेशानियों को समझ सकते हैं और उसके समाधान भी निकाल सकते हैं। आज राजनीतिक लोगों को उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज में जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करने की बजाय आज के राजनीतिक लोग सोचते हैं कि हम सत्ता में कैसे बने रहे। सिर्फ 5 साल उनको ये रहता है कि अगर मैंने अभी चुनाव लड़ा है और जीता है तो मैं अगले चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दूं। तो उनको जो 5 साल का टाइम मिलता है वो सिर्फ अगले चुनाव के लिए अपने गोटियां फिट करने का काम करते हैं। इसीलिए ये जो समाज में आज कमी हो गई है कि जो समाज सेवी लोग सदन में नहीं पहुंच रहे हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी वास्तव में लोग राजनीतिक पार्टी कहते हैं, लेकिन ये राजनीतिक दल नहीं है, क्योंकि विपक्ष नाम से जो है उसको विपक्ष में बैठना है, लेकिन सदन में बैठ करके जो सत्ता में बैठा है उनसे हिसाब किताब करना भी जरूरी है। जनता को जो वादे उन्होंने किए हैं, अगर वो वादे पूरे हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। विपक्ष में बैठे हुए लोग जो है उनकी तारीफ भी करेंगे, उनके काम को जनता तक पहुंचाएंगे, लेकिन अगर वो 5 साल वहां जाने के बाद काम नहीं करते तो सरकार के जनता के पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो सरकार को हटा सके।
तो हम विपक्ष के रूप में एक ऐसी मजबूती देना चाहते हैं जनतंत्र को और जनता को कि अगर सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है तो उसको रोका जा सके, और अगर वो ठीक रास्ते पे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो सत्ता भी बदलने की ताकत होनी चाहिए, तभी ये जनतंत्र जनता के हाथों में रहेगा, वरना ये जनतंत्र जनता के हाथों से निकल करके पुनः तानाशाही रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। अब कोई भी पार्टी हो अगर सत्ता में बैठी है तो वो सोचती है अगर जनता ने हमें सत्ता दी है तो अब हम उसका फायदा उठाएं, क्योंकि करोड़ों खर्च किए हमने चुनाव में तो अरबों कमाएंगे। और वही हाल दूसरी तरफ विपक्ष का, विपक्ष सोचता है जनता ने हमें सत्ता नहीं दी है, इसलिए अब जनता जितनी परेशान होगी अगली बार हमारे जीतने के चांस है। तो ये जो पूरा सिस्टम है एक तरह से पक्ष और विपक्ष का, ये जनहित में नहीं है, बल्कि ये तो अपने हित के बारे में ही काम कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो विपक्ष शब्द यहाँ पे आपने यूज किया पार्टी में और कहा है कि हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, तो विपक्ष से केवल काम चलने वाला क्या नहीं है। मुझे जो जनता जो कहती है कि भाई हमें तो वो पार्टी चाहिए जो सत्ता में बैठे और अच्छे काम करे। अभी वो जो सोच है ना उसको बदलना पड़ेगा। कोई घोड़ा तो चाहिए सबको, लेकिन बिना लगाम का घोड़ा किसे चाहिए? घोड़ा तो सबको चाहिए, लेकिन बिना लगाम का घोड़ा अगर आप लोगे तो वो आपको सवारी थोड़ा ही देगा। अभी तक जो 70-75 साल में हमारे देश के हो गए हैं, ये बिना लगाम के घोड़े ही तो हैं। और अगर विपक्ष में बैठ करके एक पार्टी जनता के हाथ में लगाम देना चाहती है कि अगर वो काम करे तो आप उस पे उसको रखो, और नहीं वो अच्छा काम करिए तो दूसरी पार्टी को मौका दो, क्योंकि सदन में बहुत सारी पार्टियां हैं जो सत्ता की लड़ाई लड़के, है ना। तो ये जरूरी है कि अगर कोई भी पार्टी ठीक से समाज के हित में, देश के हित में काम कर रही है तो उसको समर्थन मिलना चाहिए, वो हम विपक्ष में बैठकर देंगे। और अगर वो काम नहीं कर रही है तो उसको हटाने की भी जरूरत है, इसलिए हम विपक्ष में बैठ करके इस बात की भी कोशिश करेंगे कि दूसरे व्यक्ति को सत्ता मिले। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो आज की राजनीति है उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप और विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनको उनके ऊपर आरोप लगा के उनके पीछे जो अपने सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा जनता कहती है। आपका क्या मानना है? क्या दुरुपयोग किया जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है, अलग-अलग इसमें कोई शक नहीं है। जिस बात को लेकर के वर्तमान सरकार सत्ता में आई है, जिन कमियों को गिनाते हुए ये सरकार सत्ता में आई है, उन्हीं कमजोरियों का पूरा सहारा लेकर के ये अपोजिशन पार्टी को दबा रही है, जनता के हितों का शोषण कर रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो महंगाई थी आज महंगाई कई गुना ज्यादा है, जो अपराध था वो अब से कई गुना ज्यादा हो चुका है, जो सरकारी तंत्र है, जो भ्रष्टाचार की बात होती थी वो भ्रष्टाचार भी कई गुना बढ़ चुका है। लेकिन कहने की बातें हैं कि भाई हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आत्ममुग्ध सरकार जो है वो सिर्फ इस समय प्रायोजित कार्यक्रम चला करके लोगों को सम्मोहित कर रही है, और ये भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये पूरा सिस्टम आज खुल रहा है, लोगों के बीच में स्पष्ट हो रहा है, तो इसका जो दुष्परिणाम है इस पार्टी को बहुत ज्यादा उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, थोड़ा म्यूट हो गया था मेरा एक। अगला जो सवाल है, जो आज अगर हम सब्सिडी की बात करते हैं कि दिल्ली सरकार की बात करें तो सब्सिडी, बिजली पे सब्सिडी है। इससे पहले अगर हम बात करें तो पानी पे भी सब्सिडी है, बहुत सारी चीजों पे चल रहा है। तो इतना जो भार है वो जनता के ऊपर, टैक्स पेयर है उसके ऊपर पड़ता है। आपका क्या मानना है सब्सिडी के बारे में? सब्सिडी होनी चाहिए, जनता को मिलनी चाहिए, कि एक संपन्न और एक अच्छा होने के लिए और एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए हमें सब्सिडी पे लगाम लगानी चाहिए? देखिए, आपने ये भी बहुत अच्छी बात
उठाई है कि सब्सिडी का मतलब सिर्फ बिजली नहीं, बहुत सारी चीजों में सब्सिडी है। तो जिन भी चीजों में सब्सिडी दी जा रही है, इसका मतलब है कि जरूरतमंद को सहारा देने की बात है। और बिजली जो है आज शहरों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण अंग है। बिजली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। अगर किसी गरीब आदमी के पास में बिजली का बिल भरने के लिए व्यवस्था नहीं रहती है तो वो उसका मीटर काट लिया जाता है। और आज रोजगार की स्थिति तो आप भी देख ही रहे हो कि देश में रोजगार घटता जा रहा है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो कम से कम बिजली होने के बाद कुछ ऐसे काम वो कर सकते हैं जो बिजली से जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका को भी फायदा हो सकता है। तो ये एक सहयोग देने वाली बात है। और जहां तक मैं वर्तमान दिल्ली में देख रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि उसके पास फंड की कमी है। वो कहता मेरे पास पर्याप्त फंड है और मैं देश जो दिल्ली के जो निवासी हैं मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो बुरी बात नहीं है। और ये है जो अभी मैं सुन रहा था कि जरूरतमंद को ही बिजली की सब्सिडी मिलनी चाहिए। अभी लगभग सभी को बिजली की सब्सिडी मिल रही है। तो ये जो बिजली की सब्सिडी है ये कुछ लोगों को जिनको जरूरत नहीं है, वो आर्थिक रूप से संपन्न है, उनको बिजली की ऐसी जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन गरीब लोगों को इसकी मदद होनी चाहिए। बिजली, पानी। लेकिन तरह से अभी दिल्ली सरकार ने लोगों को कहा है कि भाई आपको अगर सब्सिडी चाहिए तो एक फॉर्म है, फॉर्म निकाला है कि उस फॉर्म को आप फिल करें। तो इसका रिवर्स भी हो सकता था। सरकार ये भी कह सकती थी कि भाई जिनको सब्सिडी नहीं चाहिए वो लोग फॉर्म भर के दे दें। तो इसमें क्या आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ने इस तरह का क्यों कहा? मतलब फार्म, देखिए वो फार्म भी प्रोवाइड कर ही रही है। अगर किसी को बिजली की जरूरत है तो वो किसी न किसी से भरवा के उसको जमा करा सकता है। एक तरह से ये एप्लीकेशन हो गई कि उसने हमसे मदद मांगी है और हम उसे मदद कर। लेकिन अगर इसको रिवर्स करते हैं कि भाई ठीक है, जिनको बिजली नहीं चाहिए वो एप्लीकेशन दे दो, तो उस काम के लिए तो कोई तैयार नहीं होगा जल्दी। वो तो सभी को चाहिए। भले ही गाली देते हैं अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन बिजली उनके घर में फ्री जल रही होगी। तो ये भी एक बात है कि भाई जिसको जो एप्लीकेशन देगा कि भाई मेरे को तो फैसिलिटी चाहिए तो उसको फैसिलिटी मिलेगी, जिसको नहीं चाहिए वो अपने आप कट जाएगी। वो ठीक है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि भाई इसमें ऐसा भी कहा जा सकता था कि भाई जिसको नहीं चाहिए सब्सिडी वो अनाउंस कर दें कि हमें नहीं चाहिए। ये ज्यादा इजी रहता, बल्कि सरकार का इतना जो पैसा है फॉर्म वगैरह भरने में, ये खर्चा जो आ रहा है वो बच जाता। नहीं, इसमें फायदा सरकार को तभी होगा जब जो नीति उसने अभी उठाई है उससे, क्योंकि पैसा बचना भी चाहिए। और जो गरीब लोग हैं वो किसी से एप्लीकेशन भरवा के जमा भी करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मैटर भी नहीं है मुझे लगता। हालांकि अभी ये प्रैक्टिकल शुरू नहीं हुआ है। जैसे प्रैक्टिकली ये शुरू होगा तब इस पे कुछ और अच्छे से समझा जा सकता है। अभी तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि भाई हम एप्लीकेशन आपके उस बिजली के बिल के साथ भी आएगा लग के, आप उसे भी उसे भी भर के भेज सकते हो। आपके जो फोन आपने उसमें डाल रखा है अपने मीटर के साथ में, वहां उसके ऊपर भी आपका वो आ जाएगा डिटेल। तो जो एप्लीकेशन के कई माध्यम उन्होंने बनाए हैं, लेकिन उससे बस ये बात होगी कि हर एक आदमी को जिसे चाहिए वही आगे बढ़ करके काम करेगा, है ना। लेकिन जिसको नहीं चाहिए तो वो एप्लीकेशन नहीं देगा। हाँ, अब एक बात भी आती है कि अगर मैं सब्सिडी छोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सरकार पे भार नहीं बनना चाहता, मुझे नहीं चाहिए सब्सिडी, लेकिन अगर मैं सब्सिडी छोड़ता हूँ तो हो क्या रहा है कि जो लोग सब्सिडी ले रहे हैं उसकी वजह से जो बिजली के बढ़े हुए हैं वो हमारे ऊपर थोप दिए जाएंगे। तो हम भी तो क्यों ना अभी भी सब्सिडी लें? आपको ऐसा अभी शायद थोपे जा रहे हैं लगता तो अभी है। अभी हम सब्सिडी ले रहे हैं। हाँ, थोपे जा रहे हैं तो अभी हम सब्सिडी ले रहे हैं। लेकिन अगर हम ये छोड़ने का सोचें कि हम सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे ऊपर अतिरिक्त भार हमारे ऊपर आ जाएगा। अभी भी है। उसको अगर आप ये देखें कि 200 से ऊपर
अगर आपके यूनिट जाते हैं तो जो आपके स्लैब बदलते हैं वो स्लैब काफी हाई है ना। और हाई होने के साथ साथ उसके साथ बहुत सारे जो अन्य टैक्सेस हैं वो सारे ABCDEFGH करके जो है सारे जुड़ते हैं उसमें, तो वो जो है रेट बढ़ जाता है। आपको ऐसा शायद लगता होगा कि इसकी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, वास्तव में गवर्नमेंट ने जो है सक्षम लोगों के ऊपर ये भार डाला हुआ है। जो सक्षम लोग हैं, अब जितने भी कमर्शियल मीटर है उस पर तो कोई टैक्स, मतलब उस पर तो सब कुछ टैक्स है ही, उस पर तो कोई छूट नहीं है। तो वो कमर्शियल मीटर के माध्यम से भी लोगों को पैसा आ रहा है। और जो दूसरी तरफ जो घरेलू बिजली है, जिनके यहाँ AC चल रहे हैं और जो चला रहे हैं उनके ऑलरेडी मीटर काफी तेज चलते हैं, तो वो एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है उसके ऊपर डाल के इन्होंने उसको कंपनसेट किया हुआ है। सरकार अपनी तरफ से दे रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई रिकॉर्ड तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा हूँ, तो मुझे उनके रेट जो बिजली के हैं उनको एनालिसिस करते हुए लगता है कि वो सब चीजें जो है सरकार ने अपने पास से नहीं बल्कि जनता के माध्यम से ही जनता को लाभ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो जनता के माध्यम से ही मिलता है, क्योंकि सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं से कमा के लाती है, वो जनता से ही लेती है, जनता से ही लेती है। बिल्कुल। अब इसमें एक सवाल और उठता है कि यदि मान लो कि सब्सिडी हम छोड़ते हैं, तो क्या सरकार हमें आश्वस्त करेगी कि भाई जो बिजली के रेट हैं 200 यूनिट तक हमें सही जो रीजनेबल प्राइस होगी उसमें मिलेंगे, तो उसको बढ़ाया नहीं जाएगा? अब मैं आपको ये बताऊं कि सरकार जो है ना वो ये इनिशिएटिव लेगी नहीं, क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है BSES का जी, है ना, और BSES का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो पहले ही बिजलियों के रेट काफी ज्यादा बढ़ते रहे हैं और वो बार बार हर साल बढ़ाने की एप्लीकेशन आगे बढ़ाते रहते थे। और कभी उस टाइम पे जो पहले 1 या 2 या 3 रुपए यूनिट का रेट हुआ करता था, लेकिन अभी जो यूनिट बढ़ाए काफी बढ़ा दिए इन्होंने। तो लगता है कि कोशिश करेगी, लेकिन उस कोशिश को जो है जनता तक नहीं पहुंचाएगी, ऐसा मुझे लगता है सरकार। जी। अब अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव दिल्ली में भी संभावना है कि दिसंबर में MCD के चुनाव होंगे, और अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में तो चल ही रहा है कार्यक्रम, और तैयारियां जोरों पे हैं, प्रचार प्रसार जोरों पे है। और इस बीच में जो आम आदमी पार्टी है उसके ऊपर काफी आरोप लग रहे हैं, और उनके जो नेता हैं, यहाँ तक कि डिप्टी CM को भी एक आरोप उसके ऊपर भी लग रहे हैं कि भाई इन्होंने घोटाला किया है, जो शराब की पॉलिसी थी उसके ऊपर। हाँ, स्कूल के बारे में भी हो रहा है और शराब के बारे में भी हो रहा है। देखिए, क्योंकि हम एक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं और उसमें हमें एक न्यायोचित स्टेटमेंट देने की जरूरत है। हम ये महसूस करते हैं कि पिछले सालों में जितनी भी सरकारें हुई हैं दिल्ली में, और उनमें जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रति, शिक्षा स्वास्थ्य के प्रति जो आम आदमी पार्टी ने अपना काम किया है और उसे बेटर किया है, और इसको काफी अच्छे से ये बजट भी दे रहे हैं, इसको काफी अच्छे से मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जो मैं लोगों की प्रतिक्रियाएं कभी सुनता हूँ, देखता हूँ, तो वो काफी पॉजिटिव रहती है। और ये जो विपक्ष है अभी, ये तो सिर्फ इनको एक बुराई करने का रास्ता चाहिए, चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, इन्हें कहना ही बुरा है। तो ये जो आज तक का विपक्ष चला आ रहा है, हम उस भूमिका के विपक्ष नहीं है। हमारा मकसद है, अगर किसी पार्टी ने अच्छा काम किया है तो हम उसको अच्छा कहें, और कुछ गलत काम किया है तो गलत भी कहें। और जनता इस समय दिल्ली की काफी आश्वस्त है कि जो कुछ वादे इन्होंने किए थे वो उन वादों को इन्होंने काफी हद तक पूरा किया है। इस मामले में मैं कम से कम इसको 70 नंबर तो दूंगा आम आदमी पार्टी को। लेकिन जहां तक बीजेपी का मामला है, गुजरात में या हिमाचल में या दिल्ली में जिस तरह के काम कर रहे हैं, ये सामने अपोजिट पार्टी को दुश्मन की तरह से महसूस करते हैं, और उनके ऊपर जो इनकी अपनी ताकत है,
चाहे जी, वो राजनीतिक ताकत इनके पास है, चाहे वो इनके पास में संगठन की ताकत है, चाहे वो इनके पास में लोगों को गुमराह करने की जो मानसिकता के गुण है, और उसके हिसाब से ये लगातार तो इनकी जो नेचर है वो हमेशा रहती है किसी भी अपोजिट पार्टी के लिए। तो वो ये सब कर रहे हैं और जनता भी इसको देख रही है। इसका समय आने पे जवाब जरूर मिलेगा। जी। तो एनसीडी चुनाव जो आ रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी अपना अपना जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से कैंडिडेट उतारेगी इसमें? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद जो है एकदम चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि चुनाव में एक उम्मीदवार खड़ा करना है। ये जनता को सोचना है कि वो सत्ता के झंडे उठाना चाहती है या अपने को मजबूत करने के लिए अपने चुने हुए प्रतिनिधि को सदन में भेजकर अपनी आवाज उठाना चाहती है। क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका है वो डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई है, और यहाँ ना तो धनबल है, ना यहाँ कोई धनबल है, ना यहाँ पे जनबल है। यहाँ तो सिर्फ जनता के बीच में एक आपसी तालमेल और आपसी सहयोग और प्रेम की भावना से हम लोग चाहते हैं कि ये जनतंत्र जो है मजबूत हो, जवाबदेह हो, सफल हो और जनता की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। उसके लिए हम एक विपक्ष की बात लेके आए हैं, और इस पे अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि कोई भी पार्टी जब एक नए विचारधारा के साथ खड़ी होती है तो उसको संगठन बनाने में शुरू में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। आप जो जी, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यही आवाज जो जनता के बीच जाएगी उनके अंदर एक क्वेश्चन पैदा करेगी, क्या विपक्ष भी हमारे जनतंत्र को मजबूत कर सकता है, हमारे अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो उसको सोचने के लिए एक समय मिलेगा, है ना। तो जैसे जैसे उनके पास हमारी आवाज जाएगी हम उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जनता की वो शक्ति है जो सदन में बैठ करके सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल कर सकती है, और जो उन्होंने अच्छे काम जनता के लिए करे हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम भी कर सकती है, और जो सत्य है वो भी लोगों तक पहुंचाने का काम लोग करेंगे। क्योंकि अब मीडिया भी पूरी तरह से बायस हो चुका है। उनका जो है एक तरह से सुनी सुनाई बातों पे ही लोग बाग अपने सारे प्लस माइनस तैयार कर लेते हैं। लेकिन हम जो चाहते हैं कि जब हम सदन में हमारी टीम बैठेगी तो वो सच्ची बातें जो सदन में हो रही हैं या कार्यालयों में, जो मंत्रालयों में हो रही है, वो सब सही बातें हम अपने द्वारा भी और जो प्रसारित करने वाले मीडिया होंगे उनके माध्यम से भी जनता तक पहुंचाने का काम जरूर करें। लिकर पॉलिसी वाले सवाल पर मैं फिर से लौट के आऊंगा कि जो लिकर पॉलिसी चल रही थी, उन्होंने बदलाव किया। जो पुरानी लिकर पॉलिसी थी उसमें बदलाव करके नई पॉलिसी लेके आए और फिर उस पॉलिसी को चलाया काफी दिन। जब विपक्ष ने उस पर हंगामा किया और आरोप लगाए कि इसमें स्कैम हो रहा है, घोटाला है, तो उसके बाद इन्होंने बिना देरी किए हुए उस पॉलिसी को दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया। इसको क्या माना जाए? हाँ, देखिए, जहां तक लेकर की बात है मेरा कुछ ज्यादा इसमें जानकारी भी नहीं है, क्योंकि शराब तो जो है मैं बहुत अच्छी नहीं समझता हूँ। और जो कुछ भी ये लेकर पॉलिसी के लिए कर रहे हैं, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि गुजरात में जहाँ शराबबंदी है बिल्कुल पूरी तरह से, वहाँ शराब बिक्री है, अनऑथराइज रूप से बिक्री है, और वहाँ काफी लोग मरे हैं शराब पी पी करके। ये शर्म की बात है। लेकिन दिल्ली में सिर्फ ऐसा है कि भाई एक पॉलिसी बनाई जा रही है, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, उसका बैठ करके सदन में निर्णय करना चाहिए कि ये उचित है या नहीं है। ये किसी एक पार्टी को एक तरफा नहीं करना चाहिए, ये मेरा सोचना है। जी, तो आप थे चिंतक विपक्ष पार्टी, राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यकांत जी, और आपका इस इंटरव्यू में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आप इस इंटरव्यू को यहीं पे
समाप्त करते हैं। आपका भी बहुत आगे बहुत हम आपसे धन्यवाद। मुलाकात करते हैं। जनता के नाम से आपको कोई संदेश देना है तो आप ज़रूर दीजिए। हाँ, ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जनता से चाहता हूँ कि सत्ता के झंडे उठाते हुए 75 साल हो गए, गरीबी की को हटाने का वादा करते करते ये सारे के सारे जो हमारे नेता हैं करोड़ोंपति खरबोपति हो गए, लेकिन गरीब जनता जो है आज भी परेशान है उन मूल चीजों के लिए जो उनकी जरूरतों में आराम से मिल जानी चाहिए। और हम एक नया संघर्ष नई सोच के साथ खड़ा कर रहे हैं कि हम सत्ता में नहीं जाएंगे, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं उनसे हम सेवा भाव से काम कराएंगे, क्योंकि जब तक सत्ता में बैठे लोगों के अंदर राजसी मानसिकता होगी तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन जब उनके अंदर सेवा भाव आएगा, एक भय पैदा होगा कि तुम्हारी कुर्सी 5 साल के लिए नहीं कभी भी हट सकती है, तो वो आप लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए काम करेंगे कि नहीं, मुझे देश के लिए और समाज के लिए काम करना है। और जिन्हें राजसी मानसिकता ज्यादा चढ़ी हुई है उन लोगों को जो है ये जनतंत्र में चुनाव लड़ना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनतंत्र में चुनाव उसी को लड़ना चाहिए जो समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता हो। इसको कभी भी ताकत और बिजनेस है ना, व्यापार बना दिया जिस तरह से, ये बिल्कुल सही नहीं है। और देश, मुझे पूरी आशा है कि जनतंत्र मजबूत होगा राष्ट्रीय चिंतक विपक्ष पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप